नमस्कार, मिड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और मिड प्राइम में अगले 1 घंटे में बात होगी इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों की। बताएंगे देश भर की बड़ी खबरों की, साथ ही दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर। प्रधानमंत्री अपनी इंडोनेशिया की यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कर अपने अगले पड़ाव की ओर निकल चुके हैं। इस पर भी होगी हमारी खास कवरेज। साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों यानी कि सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ प्रम्बानंद मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार परियोजना की संयुक्त रूप से की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, यह मौका बेहद ऐतिहासिक और खास। राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी मंदिर को बताया प्रगाढ़ संबंधों का प्रतीक। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। दोनों देशों के बीच संबंधों को मिलेगी नई ऊर्जा, व्यापक रणनीतिक भागीदारी होगी और सशक्त। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर पहाड़ी राज्यों तक झमाझम बारिश। महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से गृह मंत्री अमित शाह ने की बात। कहा, हर संभव मदद के सरकार तत्पर। वायनाड में भूस्खलन के बाद राहत और अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। लश्कर का टॉप आतंकी जाकिर गनई को किया ढेर। जेके पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान। फीफा विश्व कप का रोमांच बरकरार। अर्जेंटीना 13 मिनट में 3 गोल दागकर क्वार्टर फाइनल में मिस्र को 3-2 से हराया। पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा स्विट्जरलैंड। और शुरुआत करते हैं भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक संबंधों से, जो एक बार फिर एक नई ऊंचाइयों पर नजर आ रहे हैं। नई ऊर्जा उन्हें मिली है। इंडोनेशिया दौरे पर पीएम मोदी ने योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानंद मंदिर परिसर का दौरा किया। लगभग 1000 साल पुराना ये पूरा परिसर मुख्य रूप से भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को समर्पित है। परिसर के केंद्र में स्थित मुख्य शिव मंदिर सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। इसके गर्भगृह में भगवान शिव की विशाल मूर्ति स्थापित है। मंदिर के पत्थरों की दीवारों पर रामायण और कृष्ण लीला की कहानियों को बेहद खूबसूरती और बारीकी से उकेरा गया है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री ने प्रम्बानंद मंदिर परिसर का दौरा किया और हेलीकॉप्टर से भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने आकाश की ऊंचाइयों से भी इसकी तस्वीरों को अपने मन मस्तिष्क में कैद किया। और भारत और इंडोनेशिया की सभ्यतागत विरासत का प्रतीक और प्रमाण है ये मंदिर। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानंद मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में इंडोनेशिया की मदद करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने संयुक्त रूप से की। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सुखद पल बताया। उन्होंने कहा कि 1200 साल की विरासत को संभाल के रखने के लिए स्थानीय लोगों और शासकों के प्रति आभार व्यक्त किया। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। 1200 साल। मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है। इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार का संयुक्त रूप से शुरुआत उन्होंने की। इस मौके पर राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व किया। उन्होंने कहा कि ये वर्षों पुराना मंदिर भारत के साथ पुराने संबंधों की याद दिलाता है। प्रम्बानन मंदिर केवल इंडोनेशिया के इतिहास और संस्कृति की महानता का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि ये इंडोनेशिया और भारत के बीच 1000 वर्ष से भी अधिक पुराने सभ्यता संबंधों की याद दिलाता है। हमारे दोनों देशों के संबंध केवल राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है। ये संबंध सांस्कृतिक मूल्यों, ज्ञान विज्ञान, व्यापार और परस्पर सम्मान की मजबूत बुनियाद पर आधारित है। इस समृद्ध इतिहास के निशान हम आज भी देख और महसूस कर सकते हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि पीएम मोदी की इस यात्रा से मित्रता और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने प्रम्बानन मंदिर परिसर को महत्वपूर्ण बताते हुए उकेरी गई रामायण की कलाकृति का भी जिक्र किया। प्रम्बानन मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत ही नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, आध्यात्म को भी प्रकट करते हैं। प्रम्बानन मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों इंडोनेशिया और भारत के लिए, क्योंकि इसमें रामायण की कहानी इसकी दीवारों पर उखरी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये यात्रा इंडोनेशिया और भारत के लोगों के बीच मित्रता को और अधिक मजबूत करेगी। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं योग्यकार्ता इंडोनेशिया, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भारद्वाज। सिद्धार्थ, सबसे पहला सवाल यही, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी वो उस समय जब भारत और इंडोनेशिया का शीर्ष नेतृत्व एक साथ मंदिर प्रांगण में नजर आया, हाथ थामे, और एक साझा भविष्य की नींव को और भी मजबूती प्रदान करने। कितना महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री का आज इस मंदिर परिसर का दौरा? देखिए जब बहुत महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा, क्योंकि ये दर्शाता है कि जो भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध हैं वो कितने पुराने हैं, वो नए नहीं हैं, वो सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद एक नई उड़ान मिली है। देखिए ये प्रम्बानन मंदिर परिसर जो है वो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है पूरे इंडोनेशिया में और एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, और इसके लिए इसके संरक्षण सहयोग में जब दोनों देश सामने आए तो यह दर्शाता है कि किस तरीके से सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के बहुत पुराने हैं, और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा इन्होंने एक नई उड़ान ली है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, खासकर पर्यटन के नजरिए से भी अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब ये संरक्षण सहयोग
पूरा होगा और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा 2029 से पहले, और वो सेलिब्रेशंस में भी आएंगे। तो ये पर्यटन भी यहाँ पर इंडोनेशिया में जोग्जकार्ता में बढ़ाएगा। तो ये बहुत ही अहम यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और देखिए, ये जो संरक्षण सहयोग है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब यहां पर आए तो उन्हें वही एक्सपीरियंस हो जो यहां अभी लोगों को होता है। इस नजरिए से बहुत खास यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जिस तरीके से प्रमानन मंदिर परिसर में नक्काशियां की गई हैं, ये गगनचुंबी मंदिर जो है ये एक ज्वालामुखी के पत्थरों से बने हुए हैं जया। और देखिए, 9वीं शताब्दी में ये मंदिर बना था, जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। और जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत ये मंदिर बना। और ये ऊंचे ऊंचे मंदिर थोड़े बहुत प्रभावित हुए जब ज्वालामुखी के वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से और समय की वजह से, तो थोड़ा इंपैक्ट आया। लेकिन जो ये रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो दोनों देशों ने अनाउंस किया है, इससे बहुत मदद मिलेगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से भी चाहूंगा आपको एक बार ये दिखाया जाए, हमारे दर्शकों को दिखाया जाए कि किस तरीके से नक्काशी यहाँ पर पत्थरों पर उकेरी गई है। देखिए, आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये मंदिर है प्रमानन मंदिर परिसर में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जया, देखिए किस तरीके से यहाँ पर उस समय में जब ये 9वीं शताब्दी में मंदिर बना था, तो देखिए नक्काशियां किस तरीके से पत्थर पर उकेरी गई हैं। और ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से वहां पर उस समय बिना टेक्नोलॉजी के ये मंदिर बना था। और साथ ही साथ रामायण के प्रसंगों को यहां पर बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। ये बहुत अहम हिस्सा है प्रमानन मंदिर परिसर का। जो शिवा टेम्पल है उसके प्रथम स्थल पर जया, ये रामायण की कार्विंग्स जो है, रामायण के प्रसंग दिखते हैं। तो जिस तरीके से जब लोग यहां पर आते हैं, प्रथम तल से लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो पैनल बाय पैनल जब वो चलते हैं तो उनको रामायण के प्रसंग दिखते हैं। तो ये दिखाता है कि जो सांस्कृतिक संबंध है भारत और इंडोनेशिया की, वो कितने पुराने हैं, वो और भी बहुत ज्यादा मजबूत आज प्रधानमंत्री की यात्रा से बने हैं। बिल्कुल। और हमने देखा किस तरह से सिद्धार्थ वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। इंडोनेशिया योग्यकर्ता की सड़कों पर हमें तिरंगा लहराता हुआ साफ तौर पर नजर आया। वहां से वापस निकलते भी उनका अभिवादन वहां मौजूद लोगों ने किया। तो एक जो ये पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, यकीनन वो भारत और इंडोनेशिया को साथ जोड़ती भी नजर आती है। और अब तो आगे का रोड मैप भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है। वो कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जया। देखिए, उसका एक खासा कारण यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री तीन दिन के दौरे पर यहाँ पर थे इंडोनेशिया में। और आपने देखा कि कल किस तरीके से जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, और उनके साथ उन्होंने कितनी गहरी चर्चा की है। और बहुत सारे अलग अलग अन्य क्षेत्रों में जो है हमारे संबंध मजबूत हुए हैं, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो। लेकिन जहां तक बात सांस्कृतिक संबंधों की आती है, ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है अगर बात करें दोनों देशों के संबंध की। और जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, जब प्रधानमंत्री प्रमानन मंदिर परिसर में आए थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। दोनों तरफ जो है बच्चे खड़े हुए थे, तिरंगा हाथ में लिए हुए, सड़कों पर तिरंगे ही तिरंगे लहर रहे थे। इंडोनेशिया और इंडिया का झंडा साथ में था। तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ बीते सालों में जो ये संबंध इंडिया और इंडोनेशिया के हैं वो कितने मजबूत हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की यात्रा यहाँ पर प्रमानन मंदिर परिसर में इन संबंधों को और भी मजबूत करती है। जया, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा इस मंदिर के बारे में कि बहुत कुछ हुआ, ज्वालामुखी से लेकर भूकंप, लेकिन ये भव्य मंदिर आज भी ऐसे ही खड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पर अफेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन अब संरक्षण सहयोग के लिए जिस तरीके से दोनों देश सामने आए हैं, वो ये भी दर्शाता है कि उनके सांस्कृतिक संबंध कितने पुराने हैं और अब एक नई उड़ान भरने जा रहे हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने शुरू से ही एक विजन दिया है, विकास भी विरासत भी, और बहुत कोशिश है कि हमारी विरासत को हम संजोए रखें, इतिहास से सीखें और भविष्य की सीख लें। और यहाँ पर भारत अपनी सीमाओं से परे जाकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने में अपनी भागीदारी निभा रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है? और कैसे ये जो पूरा रिस्टोरेशन का प्रोसेस है, कैसे इसमें भारत और इंडोनेशिया भागीदार बनते हुए नजर आएंगे? देखिए जया, जो रिस्टोरेशन का प्रोसेस है यहाँ पर प्रमानन मंदिर परिसर में,
इसके लिए जब हमने ASI के ऑफिशियल से यहाँ पर बात करी तो उन्होंने हमें कुछ टेक्निक्स बताई, कुछ टेक्निक्स यूज होंगी जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस होगा। उनमें से एक टेक्निक है जिसका नाम है एनास्टाइलोसिस। वो एक साइंटिफिक टेक्निक होती है जिसके थ्रू एक रिस्टोरेशन प्रोसेस होगा। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उसकी भी मदद ली जाएगी मंदिर के कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन प्रोसेस में। तो उन्होंने हमें कुछ साइट्स दिखाई जिन पर पत्थर लेके आए जाएंगे और साथ में आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इनके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स है और एक्सपर्टीज है जो भारत शेयर करेगा। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जहां तक बात करें तो करीबन 150 साल का एक्सपीरियंस वो यहां पर लगाएंगे। भारत की एक्सपर्टीज है जब रिस्टोरेशन की बात आती है। सिर्फ इंडोनेशिया में नहीं, बहुत सारे दुनिया के अन्य देश हैं जहां पर ये रिस्टोरेशन का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। और यहां पर जो टेक्निक यूज होने वाली है मैंने आपको बताया, उसका नाम है एनास्टाइलोसिस। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सी तकनीक यहां पर यूज होंगी इस टेंपल के रिस्टोरेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो हो वो एक्सपीरियंस कर सके कि 9वीं शताब्दी में जब ये मंदिर बना था और वो कितना भव्य मंदिर था, किस तरीके से वो बना था, और जो नक्काशियां यहां पत्थर पर उकेरी गई हैं वो कितनी खास है। खासकर रामायण के प्रसंग जिनको लोग पैनल बाय पैनल वॉक करते हुए देखते जाते हैं तो सब पता चलता है कि रामायण की कहानी शुरू कहां से हुई थी और भी जो भी कुछ रामायण की कहानी में हुआ है वो सब पैनल पर उस नक्काशी के द्वारा यहां पर लोगों को दिखाई देता है। तो इस नजरिए से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो भारत ने और इंडोनेशिया ने साथ में अनाउंस किया है और इसकी अहमियत आने वाली पीढ़ी जरूर समझेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो हम देख रहे थे कि किस तरह से आज भी 9वीं शताब्दी का ये मंदिर भारत और इंडोनेशिया के सभ्यतागत साझा विरासत को आज भी प्रमाणित करता हुआ नजर आता है और आज भी भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक संबंधों के प्रतीक के रूप में ये खड़ा है। और इंडोनेशिया के दौरे के सफलतापूर्वक समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। यानी कि साफ तौर पर भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को भी अब एक नई ऊर्जा मिलती हुई यहां पर नजर आएगी। डीडी न्यूज से खास बातचीत में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। तो इंडोनेशिया के दौरे को सफलतापूर्वक संपन्न कर प्रधानमंत्री अपनी 3 देशों की यात्रा के अगले पड़ाव की ओर रवाना हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच में ऑस्ट्रेलिया में होंगे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा क्यों आखिरकार इतना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया एम्बेसडर नागेश सिंह जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू डीडी न्यूज। सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्या वो इम्पोर्टेंट टेकअवेज रह सकते हैं जिस पर सबकी निगाहें होंगी? देखिए, ये तीसरा एनुअल लीडर्स समिट जो हम बोलते हैं वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये जो एनुअल लीडर्स समिट का जो ये सिस्टम है ये हमारा कई देशों के साथ नहीं है, बहुत कम देशों के साथ है, तो वो अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना स्पेशली इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप जो है एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं। एंड यहाँ आना और एक विजिट होना जिसमें कि समीक्षा की जाएगी कि हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो आज उसका जो साइन हुई थी उसके बाद हमने उसमें क्या प्रोग्रेस किया है। और बहुत सारे मुद्दे होते हैं इस ऐसी पार्टनरशिप में जिसमें कि कुछ आपने जिसका उल्लेख किया, जैसे रक्षा का मामला है, आर्थिक मामले हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें कि एजुकेशन, टूरिज्म,
रिसर्च, इनोवेशन, ये सब आ जाता है। आपने तो हाईलाइट किया कि किस तरह से एक तरह से मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है और हर सेक्टर में फोकस रहेगा, लेकिन भारत क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। इस बार जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, ये एनर्जी जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं उस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पे बातचीत होगी और कि कैसे हम लोग साथ काम करें और केवल बायर सेलर रिलेशनशिप ना हो कि हम लोग बैठ के उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भारत में हमारे पास स्केल है कि जिसको हम अपस्केलिंग कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकें। रिन्यूएबल सेक्टर भी यहाँ बहुत बड़ा है, सोलर के साइड पे स्पेशली। तो उन सब चीज़ों पे बातचीत होगी कि कैसे हम लोग ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी को ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में एनर्जी सोर्सेज जो है, बिकॉज वी रिक्वायर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर आवर ओन ग्रोथ एम्बिशंस, और उसमें दोनों होंगे, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज वेदर इट्स कोल, वेदर इट्स गैस एंड renewables also from solar, wind, न्यूक्लियर etc. इन सब पे भी बातचीत होगी। एब्सोल्युटली। आपने एक ई कंपोनेंट की बात की एनर्जी, दूसरा एक कंपोनेंट है वो है इकोनॉमिक्स का या फिर ट्रेड का। इसके अंदर हम जानते हैं कि सी का नेगोशिएशंस करंटली ऑनगोइंग है, लेकिन क्या ट्रेड को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा? सी का नेगोशिएशंस में तेजी आती हुई दिखाई देगी और बायलैटरल ट्रेड क्या और बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा यहाँ से? बिल्कुल होगा। आप देखिए ना, उसका उदाहरण क्या है कि एक्टा जब साइन हुआ था, जो लिमिटेड ट्रेड डील थी 2022 या 23-22 में, उससे अभी तक 25% बढ़ गया है। $50 बिलियन बायलैटरल टू वे ट्रेड बढ़ गया है। तो सी का जो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, एज द नेम सजेस्ट, उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एंड जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, सूनर देन लेटर, इन द वेरी नियर फ्यूचर वी होपफुली विल हैव अ गुड न्यूज़। देयर आर नेगोशिएशंस ऑनगोइंग एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। और उससे बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि फिर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सबकी मोबिलिटी बढ़ती है और इंडियन मार्केट डायनामिक है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज हमारी ग्रोथ पिछले साल की आपने देखी 7.6% रही। बड़ा मार्केट है, हमारे पास स्किल्स हैं, द कैपेसिटी टू अपस्केल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। तो मैं बड़ा उत्साहित हूँ इस मामले में, बहुत आगे। आपने दो वर्ड का इस्तेमाल किया, मोबिलिटी का, स्किल का, जो मुझे ले जाता है अगले सवाल पर, जो कि है एजुकेशन रिलेटेड। हम जानते हैं कि लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे पढ़ते हैं जो कि इंडियंस हैं। इनफैक्ट डेकन यूनिवर्सिटी इंडिया में स्टैब्लिश है फिजिकली, एंड कई यूनिवर्सिटी आ भी रही है। तो एजुकेशन के मोर्चे पर क्या मान के चले कि और ईज होता हुआ दिखाई देगा, यूनिवर्सिटीज और एस्टैब्लिश होती हुई दिखाई देंगी? शिक्षा जो है सबसे एक बहुत ही बड़ा पिलर है हमारी बायलैटरल रिलेशंस में। डीकन का आपने नाम लिया, 6 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको परमिशन मिल गई है और हु आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप कैंपसेस इन प्लेसेस लाइक बेंगलोर, नोएडा एंड अदर प्लेसेस। उसमें कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित, जैसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, वो शायद बैंगलोर में अपना कैंपस खोल रहे हैं। एजुकेशन में जानते हैं केवल स्टूडेंट्स का आदान प्रदान नहीं है, हम लोग उसके बियॉन्ड देख रहे हैं, जिसमें जॉइंट रिसर्च है, पार्टनरशिप्स हैं, फैकल्टी एक्सचेंजेस हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है इंडियन डायस्पोरा हमारा। मुझे याद है हम 2014 में भी आए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया विजिट थी। उस समय पर स्पेसिफिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जो कि मेलबर्न से लेकर के सिडनी तक थी उनके डायस्पोरा के लिए। लेकिन इस बार मेलबर्न के अंदर ये इंडियन कम्युनिटी का इवेंट है। 2023 में तो इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ही इज़ द बॉस। तो इस बार कितना एक्साइटमेंट है आपको लगता है जहाँ तक इंडियन कम्युनिटी की बात आती है? बहुत एक्साइटमेंट है। देखिए, और जो विक्टोरिया स्टेट है जहाँ मेलबर्न जिसकी राजधानी है, सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं, तो बड़ा उत्साह है। और उस कॉन्टेक्स्ट में विक्टोरिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेलबर्न बिकम, बिकॉज सबसे बड़ा समूह भारतीय समुदाय का इस राज्य में है और पर्टिकुलरली मेलबर्न में है। और यहाँ का जो नेतृत्व है ऑस्ट्रेलिया का, ये बड़ा वेलकमिंग है, हमसे, हमारे समुदाय से बड़ा जुड़ा हुआ है और बड़ी अप्रिसिएशन है ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। और बहुत देखिएगा, एक भव्य हर्षोल्लास का वातावरण होगा। आपने हर्षोल्लास की बात की, एक्साइटमेंट की बात की, मैं क्रिकेट को लेकर के सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, बिकॉज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जाना जाता है। इनफैक्ट 2014 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में गए थे। लेकिन इस बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मेलबर्न में आ रहे हैं तो स्पोर्ट्स पार्टनरशिप को लेकर के, स्पोर्ट्स में कैसे कोलैबोरेशन कर सके दोनों देश, इसको लेकर के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिग टेक अवेज? तो उसमें भी एक द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, एक रोड मैप वगैरह अनाउंस करने की बातचीत चल रही है, तो होपफुली वो भी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक कार्यक्रम है फिर से एमसीजी में, जिसमें भी स्पोर्ट्स रिलेटेड है, उसमें भी कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी। और एक बियॉन्ड क्रिकेट है, मतलब क्रिकेट के अलावा भी, मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के जो रिश्ते हैं वो क्रिकेट तक सीमित रहें, बिकॉज और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स देखिए देशों को साथ लाता है, बट एक उसके पीछे बड़ा एक
इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है, टूरिज्म प्रमोट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट होती है। तो स्पोर्ट्स केवल दर्शकों के देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी। उम्मीद करते हैं कि कई बड़े टेकअवेज निकले और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध और भी मजबूत होते हुए दिखाई दे। लेकिन शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए इस खास बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंदर। एम्बेसडर साफ तौर पर कहते हुए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की दिशा के अंदर। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, मेलबर्न। कई ऐसे पहलू हैं जिन पर भारत और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर फोकस करना चाहेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2022 में हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को एक नई गति दी है। इस समझौते से भारत के निर्यातकों को ऑस्ट्रेलिया के बड़े बाजार तक आसान पहुंच मिली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय को भी भारतीय उत्पाद पहले से अधिक आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। इस समझौते का दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर कितना असर पड़ा है, इसका जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। देखिए एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है मेलबर्न के एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर। तो यहाँ वो हर इंडियन आइटम मौजूद है जो हमें इंडिया में मिलता है। अब देखिए मिलेट्स से लेकर के मखाने तक या जो भी आपके रोजमर्रा के जो आइटम्स हैं वो आपको बड़े इजीली यहाँ मेलबर्न के अंदर मिल रहे हैं। पहले से बहुत आसान हो गया। जैसे पहले तो कोई भी ग्रोसरी लेनी ना इंडियन थोड़ा डिफिकल्ट होता था। अब ये है कि इंडियन A to Z सामान यहाँ से मिलता है। जैसे मान लो दालें वगैरह हो गई, सब आसानी से मिलते हैं। जैसे ये मान लो कुकर ही देख लो, पहले ये कुकर यहाँ से नहीं मिलता था, हम इंडिया से ही लेके आते थे। I'm here from 13 years. Previously, before like in 2013, there were very limited Indian groceries where you could actually go shop around. But now, like you walk into a big store, they literally have every kind of variety. यहाँ पर लोग बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि ये जो सारा इंडियन सामान है इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरह से साइन हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2022 में, उसके बाद में एक बड़ा मार्केट ओपन अप हुआ है। टैरिफ्स काफ़ी रिड्यूस हुई हैं और जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा सामान एक तरह से हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भारत का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। For us, this part of ACTA is really significant. It plays right into the creative arts space. The India-Australia trade is booming. It's growing in various sectors. Massive change. So everything is so much easier. I came to live here in '82 when you couldn't buy any spices here. Today, you name it, from your mangoes to pomegranates to high-tech engineering goods, everything is so much easily available. हमारे साथ योगेश मौजूद है जो कि यहाँ के स्टोर के ओनर हैं। योगेश, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ऐसा कोई आइटम नहीं जो कि अवेलेबल ना हो, जो कि इंडिया में मिलता हो और यहाँ ना मिलता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है या कम है, उसमें रिलीफ है बहुत ज़्यादा, तो कॉस्टिंग कम हो जाती है और वही कॉस्टिंग जो है वो कस्टमर्स को पास ऑन होती है। से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कई चीज़ों की रिलीफ हुई है, तो वो सारा का सारा कस्टमर्स को ही पास ऑन होता है। अब इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं तो एक बड़ा मार्केट जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होता है उनके लिए खुलता है ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर। वहीं जो भारतीय जो यहाँ बसते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लगभग तादाद जो पूरे अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो लगभग 1 मिलियन है। 10 लाख के आसपास जो एक इंडियन डायस्पोरा का साइज है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये कल्चरली तो कनेक्ट करता ही करता है, लेकिन हाँ इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो भारतीय यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं वो जो भारत के साथ हमेशा कनेक्टेड रह सके, उस दिशा के अंदर इस तरह के जो कदम है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, मेलबर्न। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, जहां मौजूद है अरुण इस वक्त। अरुण, यहां पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काफ़ी फोकस है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का 3E का विजन है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। लेकिन सबसे पहले जो उत्साह है खासतौर पर भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर और तैयारियों को लेकर, वो साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए मेलबर्न पूरी तरह से तैयार है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को होस्ट करने की बात की जाए तो मेलबर्न मीट्स मोदी, ये एक तरह से जो इंडियंस यहाँ पर मौजूद है उनके बीच में काफी चर्चा का विषय है। और उनको देख करके जो ऑस्ट्रेलियंस रह रहे हैं उनमें भी इतना एक्साइटमेंट है कि आखिरकार जब कोई वर्ल्ड लीडर आता है और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है तो ये उनको भी सरप्राइज कर देता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह भी है कि जो इंडियन डायस्पोरा को प्राइम मिनिस्टर मोदी संबोधित करेंगे, तो आपको याद होगा कि 2023 के अंदर भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सिडनी में आए थे, वहां पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा था ही इज द बॉस। और इस बार जो मेलबर्न के अंदर है प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक्साइटमेंट एक तरह से बिल्कुल टॉप पर रहने जा रहा है।
लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि जो केमिस्ट्री है दोनों लीडर्स के बीच में काफी बेहतरीन है। आपको याद होगा कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडर्स एनुअल समिट की जो शुरुआत हुई है ये 2023 में की गई थी, जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अहमदाबाद में आए थे और वहां पर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर आपको याद होगा कि जो लैप ऑफ ऑनर लिया था दोनों ही लीडर्स ने और जो क्रिकेट की टीम से उनसे इंटरेक्ट किया था और मैच के दौरान मिले थे, और वहीं पे जो एनुअल लीडर समिट की शुरुआत हुई थी, पहला समिट था। अब हम लोग थर्ड एनुअल समिट की तरफ इस समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी शिरकत करेंगे। फोकस जाहिर सी बात है केवल ये क्रिकेट डिप्लोमेसी और जाहिर सी बात है जो डायस्पोरा है ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर रहने जा रहा है। लेकिन इसके इतर जो 3 E's की हम बात कर रहे हैं हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ते हैं, भारतीय मूल के, और इंपॉर्टेंट ये भी है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज जो ऑस्ट्रेलियन है वो भी इंडिया के अंदर आ रही है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लेके आई है भारत के अंदर उनके साथ कोलैबोरेट करके आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो डायस्पोरा कंपोनेंट है ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बहुत बड़ा पिलर माना जाता है और इसमें एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहने जा रहा है। ट्रेड की हमने हाल ही में बात की है, जैसे एक्टा जो कि इंप्लीमेंट हुआ 2022 में, सीका की नेगोशिएशंस चल ही रही है इस समय पर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ऑस्ट्रेलिया में होंगे तो ये ट्रेड डिफेंस टाइज का अपग्रेडेशन होना और जाहिर सी बात है क्रिकेट डिप्लोमेसी या स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी आप कहिए, बिकॉज क्रिकेट के बियॉन्ड जाने की बात चली, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ पे कबड्डी भी जो गेम है वो भी ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं। फुटबॉल को फुटी कहते हैं, फुटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है और ज्यादा खेल रहे हैं। तो जैसे इंडिया के अंदर हमारी IPL है, यहाँ पर बिग बैश लीग जिसको BBL बोलते हैं वो है, तो फोकस इस बात पर भी कि कैसे BBL जैसे जो इवेंट्स है या फिर जो फॉर्मेट है उनको और मैसिव कोलैबोरेशन मिल सके, और हो सकता है कि IPL और BBL एक साथ आए। तो इन सब दिशा के अंदर हो सकता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ेंगे। तो इट इज बियॉन्ड क्रिकेट, इट इज बियॉन्ड डायस्पोरा, इट इज बियॉन्ड डिप्लोमेसी। ये आप समेट सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस ऑस्ट्रेलिया दौरे के, अगर पूरा एक तरह से इसको एक हाईलाइट समझने की या बिग टेक अवे समझने की बात करें तो। बिल्कुल। और अरुण, यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की सफल यात्रा संपन्न कर अपने अगले पड़ाव की ओर गए हैं। ऐसे में यहाँ पर इंडोनेशिया में भी हमने देखा कि तमाम क्षेत्रों के साथ साथ व्यापार एक अहम कड़ी है। आपने भी व्यापार का जिक्र किया, कैसे आज हम अपने बाजारों को और भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नए बाजारों की तलाश यहाँ पर है, और साथ ही साथ दोनों देशों के लिए कैसे एक विन विन सिचुएशन हो। उनको भारतीय बाजार तक एक्सेस मिल रहा है तो वहीं भारत को भी ऑस्ट्रेलिया के बाजारों तक एक्सेस मिल रहा है, जिसकी एक झलक हमने आपकी स्टोरी में भी देखी। बिल्कुल, ट्रेड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर्स समिट का जो फोकस या मेन पिलर्स की आप बात करेंगे तो उसमें डिफेंस और ट्रेड बहुत ही अहमियत रखते हैं। ऑल्दो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसा कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज या क्रिटिकल मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जब तक AI की क्योंकि हम बात करें जिस तरह से बढ़ चढ़ करके AI का एक्सपेंशन हो रहा है तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है वो उसका काफी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हाँ ट्रेड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक्टा साइन होने के बाद में $50 बिलियन तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड पहुंच गया है। और जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा था कि कैसे मार्केट जब ओपन अप होता है तो भारत के एक्सपोर्टर्स को बड़ा मार्केट मिलता है। अभी हाल ही में हम देखा कि ओमान के साथ में देखिए जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद इनफैक्ट देखिए यूके के साथ में हम लोग आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो कई सारे देशों के साथ भारत अपने जो मार्केट को एक्सपैंड कर रहा था कि एक्सपोर्टर्स को एक बड़ा मार्केट मिल सके, और उसका सीधा फायदा ये होता है कि जो यहाँ इंडियंस रह रहे हैं, इनफैक्ट जो ऑस्ट्रेलियंस भी है उन तक भी इंडियन प्रोडक्ट की एक तरह से डिलीवरी होती हुई दिखाई देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करेगा जब तक ट्रेड की बात की जाती है, एक इंपॉर्टेंट पिलर के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है और बेहद महत्वपूर्ण है ये यात्रा, जब विभिन्न द्विपक्षीय साथ साथ बहुपक्षीय मुद्दों पर यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेतृत्व बातचीत करते हुए नजर आएंगे। मिड डे प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से
अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। के बाद स्वागत है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि अयोध्या पुलिस ने जेल में बंद तीनों आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए तीनों आरोपियों से कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। इससे पहले रविवार को पुलिस की एक टीम ने जेल के अंदर 5 आरोपियों से पूछताछ की थी। उस पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने उनकी कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी दी। बहरहाल ये देखना होगा कि ये तीनों आरोपी पुलिस की कितनी मदद करते हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि कस्टडी रिमांड से दान की रकम के कथित गबन, धन के इस्तेमाल और पूरे नेटवर्क से जुड़े अहम तथ्यों का खुलासा हो सकता है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा पर दान राशि हेराफेरी का आरोप है, जबकि लवकुश मिश्रा पर रकम प्रबंधन में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी जांच चल रही है। वहीं तीसरे आरोपी करुणेश पांडे पर साजिश और लेन देन के आरोप हैं। अयोध्या पुलिस अब तीनों आरोपियों की भूमिका की जांच तेजी से की जा रही है। उनके धन के इस्तेमाल और नेटवर्क की पड़ताल जारी है। कथित नकदी और आभूषण बरामदगी की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले आरोपियों से आमने सामने पूछताछ की तैयारी है और इसलिए आज एंटी करप्शन कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार से जारी आतंकवाद विरोधी अभियान के 5वें दिन सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जाकिर गनई को मार गिराया गया। उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। ये संयुक्त अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF की कई इकाइयों द्वारा चलाया जा रहा है। इससे पहले सर्विलांस कैमरों में 2 आतंकवादियों के दिखाई देने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। वहीं अब बारामूला जिले के उरी सेक्टर के हटलंगा इलाके में पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान 2 AK-56 राइफल, 1 पिस्तौल, 256 राउंड गोलियां, 5 हैंड ग्रेनेड और अन्य सैन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। शोपियां में लश्कर कमांडर जाकिर गनई ढेर और सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी, यानी कि साफ तौर पर शोपियां में आतंकवाद विरोधी अभियान इस वक्त जारी है। लेकिन बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है, जहां पर लश्कर का कमांडर धराशायी हुआ है, उसे मार गिराया गया है और हथियारों के साथ उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन अभी भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ऐसे में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। शब्बीर डार हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि चन्नापोरा इलाका है जहां पर इस वक्त घेराबंदी की गई है और बारामूला से भी खबर आ रही है जहां पर हथियारों का एक जखीरा बरामद किया गया है। अत्याधुनिक राइफल, पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद किए गए हैं सुरक्षा बलों द्वारा और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। शब्बीर डार का रुख करेंगे इस वक्त। शब्बीर, एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है सुरक्षा बलों को, लश्कर कमांडर यहां पर शहीद हुआ है, लेकिन अभी क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी बताया जा रहा है? ये बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जम्मू कश्मीर में कि एक लश्कर कमांडर को मार गिराया गया है शोपियान में, जो बिल्कुल बड़े बड़े वाक़ात में मुलवस था। कश्मीर के अंदर कुछ 5-6 साल से वो एक्टिव था साउथ कश्मीर में, क्योंकि बताया जाता है कि वो एक मेन रिक्रूटर था
टेररिस्ट ट्रैक्स में लोगों को ज्वाइन करने में, और जो पाकिस्तान से टेररिस्ट यहाँ की ओर आते थे उनका वो एक बड़ा सहयोगीकार जम्मू कश्मीर में माना जाता था। और उसके पीछे काफ़ी सालों से जो है सिक्योरिटी एजेंसी उसके पीछे लगी थी, और आज जो है ये बड़ी उपलब्धि जो है मिली है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। इससे यही दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में जो 2019 के बाद टेररिज्म के खिलाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ जो एक कार्रवाई चली है, वो हर आतंकी जो है आतंकी सफर में खड़ा है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और आज इस जो लश्कर तैयबा का जाकिर गनाई जो लश्कर तैयबा का जो बड़ा कमांडर है उसको मार गिराया गया है, निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है पूरे जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। बिल्कुल, लश्कर कमांडर जाकिर गनई को यहाँ पर मार गिराया गया है। शब्बीर, अभी भी जैसे सर्च ऑपरेशन जारी है और जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि हथियार का एक बड़ा जखीरा यहाँ पर बरामद किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा, तो ऐसे में इस पूरे इलाके के बारे में बताएं। फिलहाल घेराबंदी जारी है, लेकिन अगर हम इसमें रिहायशी इलाकों की बात करें तो क्या कुछ इस वक्त इसकी ज्योग्राफी कहती है? देखिए, ये जो गांव है शुपियन से कुछ 5-6 किलोमीटर दूर है मेन टाउन से। ये एक पूरा एप्पल ऑर्चर्ड्स उस इलाके में है, क्योंकि शुपियन माना जाता है एप्पल प्रोडक्शन के लिए, और ये गांव भी एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीचों बीच में है। और इस वक्त जो है पूरे इलाके को, जो छानापुरा, पूरे उस इलाके को, छानापुरा इलाके को मुहासरे में लिया गया है, और सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं और आतंकी वहाँ उनकी छुपने की कोई अंदेशा ना हो, क्योंकि वहाँ पे जो ये कार्रवाई है कि कहीं दिनों से कंटिन्यू चल रही थी। तो आज ये जो बड़ी उपलब्धि मिली है, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सालों से जो है सिक्योरिटी एजेंसीज इस जाकिर गनाई के पीछे पड़ी थी। और आज पुलिस ने ट्वीट भी किया है कि कब तक आप भागोगे, लेकिन आखिरकार हम आपको ढूंढ पाएंगे। और वही आज हुआ कि जो पुलिस ने बोला कि हमने आपको ढूंढ पाया और आपको हमने मार गिराया, क्योंकि बड़ा आतंकी कमांडर था और बड़े उसके कारनामे भी रहे हैं पीछे से। तो आज उसको मार गिराने ये एक बड़ी निश्चित तौर पर एक उपलब्धि मानी जाती है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करने के लिए जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर शब्बीर, आतंक के आंखों पर एक बड़ा प्रहार यहाँ पर हुआ है। किस तरह से इस वक्त देख रहे हैं आप सुरक्षा बलों का जो ये पूरा मिशन है, जो अभियान है, वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि कहीं ना केवल ये आज का ही जो एनकाउंटर है, हमने देखा इससे पहले भी जहां भी टेररिस्ट के छुपने की जगह इंफॉर्मेशन मिली, और किस तरह से आजकल जो पूरा जम्मू कश्मीर जो हाई अलर्ट में है, 360 डिग्रीज सिक्योरिटी अपैरेटस है, हर जगह पे तलाशी कार्रवाई है, और टेररिज्म और टेररिस्ट को ढूंढने के लिए उनके सहयोगी कार जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक पूरा एक कैंपेन चली है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और उन्हीं सब प्रयासों की, उन्हीं सब जो है जो काविशें हैं, उन्हीं की ये एक सफलता है कि आज इतने बड़े टेररिस्ट को मारा गया शोपियान में। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि यहाँ पर सुरक्षा बलों की, जब लश्कर कमांडर जाकिर गनई ढेर कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए शब्बीर, सीधे ग्राउंड जीरो से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के इलाहाबाद जोनल ऑफिस ने आज मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत झांसी और लखनऊ में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई झांसी की गरौठा विधानसभा सीट के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में की गई। ये जांच ईडी की ओर से दर्ज ECIR पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश विजिलेंस एस्टैब्लिशमेंट की FIR के आधार पर की गई थी। FIR में पूर्व विधायक पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। शुरुआती जांच से पता चला है कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और अन्य व्यवसायों में लगी कंपनियों और LLP के नेटवर्क के जरिए अपराध से कमाई की गई और उसका शोधन किया गया। इस मामले में PMLA के तहत कई शेड्यूल्ड ऑफेंस 23 से अधिक FIR के आरोप में भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में IPC, यूपी गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट आदि के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, जबरन वसूली, हत्या की कोशिश, डकैती जैसे लगभग 60 अपराध भी सामने आए हैं। आरोपी, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी संस्थाओं, व्यक्तियों के घरों और व्यावसायिक ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद अपराध से हुई कमाई, असली मालिक, वित्तीय लेन देन और संदिग्ध अवैध स्रोतों से हासिल की गई संपत्ति से जुड़े सबूत जुटाना है। आज के तलाशी अभियान के दौरान अपराध से हुई कमाई का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए
कई आपत्तिजनक दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और चल अचल संपत्ति व वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत आगे की जांच जारी है। खबर केरलम के कल्लाड़ी में मीनाक्षी ब्रिज के पास कोझिकोड वायनाड ट्विन टनल प्रोजेक्ट साइट पर हुए भूस्खलन के बाद तलाशी अभियान चल रहा है। हादसे के बाद लापता 5 मजदूरों का पता लगाने के लिए आज सुबह फिर से तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया गया। यह अभियान रुक रुक कर हो रही बारिश और दोबारा कीचड़ खिसकने के लगातार खतरे के बीच चलाया जा रहा है। लापता मजदूर दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के कर्मचारी थे, जो ट्विन टनल प्रोजेक्ट का काम कर रही कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। बता दें कि भूस्खलन की इस भयावह घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। We have continued the search and rescue operation today also. We have divided into 4 zones. We have sufficient men, equipments with us. So our objective is to find the 5 missing persons and reinstate the transportation. So we have sufficient strength with us. We'll continue the work. No, so as on today, we have found 3 bodies. Since morning, we haven't found anything, but the search has begun and it is going on in full speed. 1 person is in ICU, but he is stable. Everybody is stable. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के बारे में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने हालात का जायजा लिया और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने राज्य सरकार के अब तक उठाए गए कदमों की तारीफ की। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से घटना की हाई लेवल जांच शुरू करने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को बताया कि आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में हाई लेवल जांच को मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि केरलम के वायनाड में मंगलवार को भारी बारिश के दौरान कंस्ट्रक्शन साइट पर भूस्खलन होने की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मुंबई समेत कई जिलों में जलभराव, यातायात बाधित होने और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होने की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात कर राज्य के हालात की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। पालघर के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही कोंकण क्षेत्र में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जलभराव, अचानक बाढ़, सड़क, रेल, हवाई और फेरी सेवाओं में व्यवधान, समुद्र में ऊंची लहरें और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश के कारण पश्चिम रेलवे की कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जबकि मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 9 जुलाई से भारी बारिश की तीव्रता धीरे धीरे कम होने की संभावना है और 12 जुलाई के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उधर राज्य सरकार ने किसानों को भी मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में शुरुआती जुलाई में अच्छी बारिश हुई, लेकिन राज्य के कई हिस्सों विशेषकर धुले, नंदुरबार, अहिल्यानगर, सोलापुर, पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में अब तक सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। कृषि विभाग ने कम बारिश वाले इलाकों के किसानों से पर्याप्त नमी बनने तक बुवाई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। फिलहाल प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत एवं बचाव एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। और आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र का। हमारे साथ योगेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। योगेश, सबसे पहले बात यही कि कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और अभी क्या हालात बताए जा रहे हैं?
देखिए, जो MMR रीजन है जिसके तहत मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई आता है, वहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई इलाका जो है प्रभावित है तो वो है पालघर। जो वेस्टर्न पॉकेट है महाराष्ट्र का वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है प्रभावित है। और जो कोस्टल एरिया है, अगर आप पालघर की पर्टिकुलर बात करें तो मुंबई से सटा हुआ है और मुंबई की जितनी आबादी है उसका एक बड़ा चंक जो है वो वहाँ पे रहता है। वसई हो गया, नाला सोपारा, विरार, ये सब की सीधा चर्चगेट को वहाँ से कनेक्ट करते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि मुंबई काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है। तो जो अप्रवासी आते हैं खास करके वो ज़्यादातर किराए पे या फिर धीरे धीरे करके वो अपना फ्लैट वो वसई, विरार, नाला सोपारा, कल्याण, ये सब इलाकों में ज़्यादातर लेते हैं। तो वो इलाका अभी सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और जो गुजरात की तरफ जो ट्रेन जाती है, भुज जा रही है या मुंबई भुजे या अहमदाबाद एक्सप्रेस जो है, जो कि मुंबई सेंट्रल या बांद्रा से निकलती है, इन सब ट्रेनों को फिलहाल जो है वो कैंसिल किया गया, शॉर्टली टर्मिनेट किया गया है। ये वेस्टर्न रेलवे की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल रेलवे की बात कीजिए तो जो पुणे का जो रीजन है, क्योंकि जो ट्रेनें दक्षिण की दिशा में जाती हैं मुंबई से, वो पुणे, सोलापुर, इन सब रास्तों से होते हुए जाती हैं। पुणे के पास जो भोर, जहाँ पे भोर जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिस तरीके से मुंबई पुणे में भोर है, उसी तरह कशेड़ी करके एक जगह है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था मुंबई गोवा हाईवे पे रिसेंटली। परसों जो है पूरा ट्रैफिक मुंबई एक तरीके से आइसोलेट हो गया था, कट गया था इन सब शहरों से। हालांकि धीरे धीरे करके जो मिसिंग लिंक है, जो मिसिंग लिंक पे भी जो यातायात अवरुद्ध हुआ था, लेकिन मिसिंग लिंक फिर से चालू किया गया है आज, सुचारू रूप से वहां पे चल रहा है, 2 लेन चल रहा है, क्लोजली मॉनिटर की जा रही है एक्टिविटीज को वहां पे। तो अगर ट्रेन सेवाओं की बात करें तो मुंबई से पुणे की तरफ, अगर सेंट्रल रेलवे की मैं बात कर रहा हूं, मुंबई से पुणे की तरफ जो जाने वाली जो बड़ी ट्रेनें हैं, जैसे डेक्कन क्वीन हो गई, इंटरसिटी हो गई, सिंहगढ़ एक्सप्रेस हो गई, ये सब जो ट्रेनें हैं, ये सब ट्रेनों को कैंसिल किया गया था। कुछ ट्रेनें जो है वो शॉर्टली भी टर्मिनेट की गई हैं, जो कि जिनको डाइवर्ट भी किया है, शॉर्टली टर्मिनेट भी किया गया है। इन सब के अलावा अगर आप पालघर के अलावा बात करें, जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, हालांकि पालघर में चूंकि स्कूल कॉलेज भी आज बंद किए गए हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर क्षेत्रों में देखें तो जो घाट सेक्शन है महाराष्ट्र का, जैसे कि नासिक का घाट हो गया, कसारा का घाट, जो कि डाउनवर्ड्स हम जाते हैं जब नासिक की तरफ जाते हैं, तो नासिक और पुणे, ये दोनों जो घाट सेक्शन है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है इस बारिश चलने के मौसम विभाग में। बिल्कुल, ऐसे में योगेश क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन के साथ? बिल्कुल योगेश, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में लगातार जो तमाम सड़कें हैं, ट्रैक्स हैं, वो पूरी तरह से डूबे हुए, सबमर्ज नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ निकासी की जा रही है, कुछ राहत, और IMD की तरफ से भी क्या अनुमान है? देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो BMC की अगर हम बात करें, जो स्थानीय जो सिविक निकाय है, वहां की अगर बात करें तो 1 लाख के करीब जो है जो पेड़ होते हैं या ब्रांचेज, तो इनको ऑलरेडी काटा गया था। कल अश्विनी भिड़े जो कि BMC के नई कमिश्नर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तो उन्होंने बताया था कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इंश्योर ये किया जा रहा है कि सिटी ट्रैफिक को स्मूथ रखा जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहता है ऐसे समय में। जैसे अंधेरी सबवे हो गया, माटुंगा के कुछ इलाके हैं, चूना भट्टी के कुछ इलाके हैं, ये सब लो लाइंग एरिया है जहां पे पानी जमता है और उसकी वजह से ट्रैक पर पानी आता है और ट्रेन डिले होती है। तो वहां पे पंपिंग सेट लगा के पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज जो SDRF स्टेट यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि NDRF जो है वो कई जगह स्टेशन किया हुआ है। NDRF ऑलरेडी पुणे में एक ऑपरेशन भी अभी NDA ने कैरी आउट किया था, NDRF ने। SDRF, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सेवाएं, जो स्टेट की जो यूनिट्स होती हैं, उनको स्टैंड बाय पे रखा गया है। वो लगातार जो है क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। जहां तक आकलन के बारे में आपने कहा, तो आज के बारे में जो पालघर में तो रेड अलर्ट है, और बाकी जो मुंबई है, ठाणे है, जो MMR का रीजन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, वहां पे जो है ऑरेंज अलर्ट जो है वो किया गया। हालांकि कल का जो प्रेडिक्शन है वो ग्रीन अलर्ट किया गया। वो बेसिकली कोई अलर्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, पालघर के लिए येलो अलर्ट किया गया है। तो वो प्रेडिक्शन जो है वो मौसम विभाग का भी समय के साथ बदलता है, लेकिन अभी तक का जो प्रेडिक्शन है वो रेड अलर्ट पालघर के लिए किया गया। और पालघर फिलहाल अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक तो वहां की ट्रेनें जो कि गुजरात की तरफ जो मैंने आपसे कहा वो जाती है, वो प्रभावित है, और मेन लाइन की ट्रेनें हैं। और जो सबर्बन ट्रेन है मुंबई लोकल, जिसको मुंबई की लाइफलाइन कहते हैं, जिससे लाखों लोग जो है रोज ट्रेवल करते हैं, उनके लिए एक तरीके की दिक्कत जो है ये मुंबई लोकल इस वक्त डिसरप्शन से हुई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मुश्किल बनी हुई है भारी बारिश के चलते। ध्यान रखिए, और बहुत बहुत शुक्रिया योगेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबई में इस वक्त जो बारिश है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। फिलहाल आइए हम रुक करते हैं खेल की खबरों में क्या कुछ है खास। फीफा का फीवर कैसे रोमांच और भी बढ़ रहा है, सीधे चलते हैं गौरव के पास। जी गौरव, फीफा में क्या कुछ खास है? शुक्रिया जय। और आपको भी मालूम है कि जिस तरह से फीफा का फीवर जो है वो हाई है, क्योंकि अब जो है वो क्वार्टर फाइनल की लड़ाई होगी। जी हाँ, फीफा विश्व कप में 48 टीमों से हटकर अब फोकस जो है वो सिर्फ 8 टीमों तक सिमट कर रह गया है। राउंड ऑफ 16 में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले।
आखिरी मिनटों के गोल, पेनल्टी शूटआउट का जबरदस्त ड्रामा और दिग्गज खिलाड़ियों के टूटे सपनों के बाद अब क्वार्टर फाइनल के 4 महामुकाबले तय हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अब क्या मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना अपना ताज बचा पाएगी या 72 साल बाद इतिहास रचने वाला स्विट्जरलैंड? तो ये आपके सामने शेड्यूल आ गया है। मोरक्को वर्सेस फ्रांस का मुकाबला जो होगा वो 10 जुलाई को खेला जाएगा देर रात 1:30 बजे। वहीं स्पेन वर्सेस बेल्जियम का जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला है वो देर रात 12:30 बजे खेला जाएगा 11 जुलाई को। वहीं नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला 12 जुलाई को देर रात 2:30 बजे होगा, जबकि अर्जेंटीना के सामने स्विट्जरलैंड की चुनौती होगी। यह मुकाबला 12 जुलाई को सुबह 6:30 बजे आयोजित होगा। तो ये क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल है जहां पर अब 8 टीमें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आएंगी। तो जहां पर मोरक्को जो है वो फ्रांस के खिलाफ होगी, वहीं अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड के खिलाफ होगी, जबकि इंग्लैंड नॉर्वे के खिलाफ और स्पेन जो होगी वो बेल्जियम के खिलाफ मोर्चा संभालती नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की जीत की। तो मैसी है तो मैजिक है और मैजिक है तो अर्जेंटीना चैंपियन है। यही बात प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना बनाम मिस्र के मुकाबले में देखने को मिली, जहां मिस्र ने 2-0 से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना ने मैच में दमदार वापसी करते हुए महज 14 मिनट के अंदर 3 गोल दाग मुकाबले को 3-2 से अपने नाम कर लिया। मैच में अर्जेंटीना का कंट्रोल शुरुआत से दिखा, हालांकि मिस्र ने 15 मिनट में गोल कर बढ़त बना ली थी। यासिर इब्राहिम के शानदार हेडर से 1-0 की बढ़त बनाई। 2018 विश्व कप के बाद ये पहली बार रहा जब अर्जेंटीना को विश्व कप में पहले हाफ में गोल खाना पड़ा। पहले हाफ में मैसी को पेनल्टी मिली, लेकिन मैसी पेनल्टी को गोल में नहीं बदल पाए। ये इस विश्व कप में दूसरा मौका रहा जब उन्होंने पेनल्टी गंवाई, जबकि विश्व कप इतिहास में 8 में से चौथी बार वो पेनल्टी को गोल में बदलने से चूक गए। मैच में 60वें मिनट में मिस्र के गोल को अमान्य घोषित किया गया। तो मिस्र जो है वो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यशाली भी रहा, जहां पर 60वें मिनट में मिस्र के गोल को जो है वो अमान्य घोषित कर दिया गया। लेकिन 67वें मिनट में मिस्र ने दूसरा गोल कर बढ़त को 2-0 कर दिया। 78वें मिनट तक स्कोर लाइन 2-0 रही, लेकिन 79वें मिनट में मैसी के पास पर क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल कर अर्जेंटीना का खाता खोल दिया। इसके 4 मिनट बाद ही मैसी ने फिर अटैक किया और गोंजालो मॉन्टियल के पास पर गोल दाग स्कोर को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। इंजरी टाइम में मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस ने हेडर के जरिए गोल कर स्कोर लाइन को 3-2 कर दिया। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं गोल्डन बूट की रेस पर। तो जानते हैं कि कौन गोल करने की मौजूदा संख्या में सबसे आगे चल रहा है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां पर लियोनेल मेसी 5 मैच में 8 गोल के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर फ्रांस के किलियन एम्बापे हैं जो 5 मैच में 7 गोल किया है। वहीं अर्लिंग हालांड नॉर्वे के 4 मैच में 7 गोल, जबकि इंग्लैंड के हैरी केन जो हैं वो चौथे स्थान पर हैं। 5 मैच में 6 गोल के साथ वो चौथे स्थान पर चल रहे हैं। और जबकि अब इन सब की टीमें जो हैं वो क्वार्टर फाइनल में हैं, तो ये रेस जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होती आने वाले समय में नजर आएगी। तो फिलहाल फीफा फीवर में इतना ही, और कहना पड़ेगा कि जिस तरह से ये फुटबॉल वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है, एक नया कीर्तिमान हर रोज देखने को मिल रहा है। जय, वापस एक बार फिर से आपके पास। बिल्कुल गौरव, और एम्बापे और मेसी के बीच जो ये जंग है वो हमारे फैंस के बीच भी उसी तरह से कन्वर्ट हो रही है। यकीनन सभी की निगाहें होंगी अब हर एक मैच पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए मिड डे प्राइम में। और आइए मिड डे प्राइम में फिलहाल खबरों का सिलसिला यही रोकते हैं। डीडी न्यूज़ लगातार बने रहिए, लेकिन मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।